वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 जो कि आपका कम्युनिकेशन। आप लोगों को पता है हम लोग पेपर 1 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं केवीएस मदन सर के बुक से जो कि पेपर 1 के लिए लिखा हुआ है। तो ये है हमारा 8वां एडिशन और यूनिट 4 जो कि है कम्युनिकेशन। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टिकल क्लासेस में जाके। वहाँ पर मैं ये अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कोई मैसेज एक दूसरे को पास ऑन करते हैं उसी को बताया जाता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है उसी को कहा जाता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो दिया था आपके एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने बहुत ही बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि पहले होते हैं आपके सेंडर, दूसरे है आपके मैसेज और तीसरा है रिसीवर। तो ये है आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को किसने दिया था? तो ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को दिया था आपके एरिस्टोटल ने। यहां पर देखिए हम लोग समझेंगे सेंडर कौन है। अगर हम लोग ये कम्युनिकेशन देखें तो यहाँ पर सेंडर कौन है? यहाँ पर सेंडर है मैं, ठीक है। यहाँ पर मैसेज क्या है? तो मैसेज है आपका यूनिट 4 जो कि आपका कम्युनिकेशन का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, तो यूनिट 4। और वहीं पे रिसीवर कौन है? तो रिसीवर है आप लोग। तो ये जो मॉडल है ये मॉडल दिया था कम्युनिकेशन का एरिस्टोटल ने। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है बर्लोस मॉडल। बर्लो ने क्या मॉडल दिया था? तो SMCR। आपके एग्जाम में एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट किया जाता है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। SMCR। SMCR में क्या है? पहला तो है आपका सेंडर, फिर आपका मैसेज, यहाँ पर जो ऐड हो रहा है वो है चैनल, और आपका चौथा क्या है? तो वो है रिसीवर। तो पहले सेंडर होता है, फिर मैसेज, फिर यहाँ पर आता है चैनल। आखिर में क्या आता है आपका? आखिर में आता है आपका रिसीवर। तो यहाँ पर चैनल क्या हो जाएगा? मैं जो बात कर रहा हूँ और आप लोग जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो इसका चैनल क्या होगा? इसका चैनल हो जाएगा आपका यूट्यूब, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेट। तो वो हो जाएगा आपका चैनल। तो जिस चैनल से आपका मैसेज पहुंच रहा है रिसीवर तक उसी को कहा जाता है आपका चैनल। जैसे न्यूज़पेपर में चैनल क्या होगा? न्यूज़पेपर में चैनल होगा पेपर कम्युनिकेशन के लिए। फिर आप अगर टीवी देख रहे हो तो आपका चैनल क्या होगा? टेलीविजन। टेलीविजन से आप न्यूज रिसीव कर लो। रेडियो का चैनल क्या होगा? तो ऑडियो। ये इन सभी को कहा जाता है आपका चैनल। और फिर आता है आपका कैट्स मॉडल। कैट्स मॉडल की अगर बात की जाए, यहाँ पर कौन से सिलेक्ट करूँ, ये वाला करता हूँ। कैट्स मॉडल की अगर बात की जाए तो कैट्स मॉडल इंट्रोड्यूस करता है गेटकीपर को। गेटकीपर आपका यहाँ पर आता है। रिसीवर रिसीवर तक मैसेज पहुंचने से पहले आता है आपका गेट कीपर। गेटकीपर का काम क्या होता है? गेटकीपर का काम होता है कोई भी मैसेज जो आपका रिसीवर रिसीव कर रहा है उस मैसेज को अपने हिसाब से चेंज करना। जैसे देखिए गेटकीपर में क्या होता है, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है कोई अच्छा काम किया है, तो अगर कोई सेंडर जो है उस पॉलिटिकल पार्टी का तारीफ नहीं करना चाहता है तो वो उस सोर्स ऑफ मैसेज को चेंज भी कर सकता है। तो उसे कहा जाता है आपका गेटकीपर। गेटकीपर क्या होता है? जो सेंडर डिसाइड करता है कि ये मैसेज आपके रिसीवर तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। तो इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था आपके कैट्स मॉडल ने। फिर आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं या फिर मैसेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तब काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। उन्हीं को लिस्ट डाउन किया गया है एज प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसे 1949 में बताया गया था और इसको बताया था आपके शैनन और वीवर ने। तो पहला प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन होता है आपका टेक्निकल। टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए अगर कोई माइक है और माइक ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर इंटरनेट जो है इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर मैं मान लीजिए यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं OBS स्टूडियो से, तो यहाँ पर मैं देख लूंगा एक बार जाके कि सिग्नल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि जो ऑडियो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है आपका सिग्नल। तो यही है आपका मैकेनिकल प्रॉब्लम। मैकेनिकल या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम अगर बताया जाए तो इसी को कहा जाता है। फिर आते हैं हम लोग सिमेंटिक पे। एक बार मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ आप लोग को सुनाई दे रहा होगा कि नहीं। हाँ चलिए ऑडियो सही है। तो अभी हम लोग आते हैं सिमेंटिक पे।
सिमेंटिक की अगर बात की जाए तो सिमेंटिक का मतलब होता है दो ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब अलग है पर प्रोनाउंसिएशन आपका सेम है। जैसे अगर मैं आपको नो बोलूं तो नो आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एनओ भी हो सकता है और के एन ओ डब्ल्यू। दोनों को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? नो के साथ। तो इस नो का मतलब क्या है? इस नो का मतलब है नहीं। और इस वाले स्पेलिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज जब हम लोग जानते हैं तब उसे कहा जाता है नो। तो सिमेंटिक का मतलब यही होता है जब कोई दो शब्द जिनके मतलब अलग होते हैं पर प्रोनाउंसिएशन सेम होता है तो उसे कहा जाता है आपका सिमेंटिक। फिर आते हैं हम लोग इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या होता है? आपका कितना ज्यादा इफेक्टिवनेस है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ कुछ स्पीकर जो होते हैं उन्हें बहुत अच्छा स्पीकर कहा जाता है और कुछ स्पीकर जो होते हैं वो अच्छे स्पीकर नहीं होते हैं, तो इसे कहा जाता है आपका इन्फ्लुएंशियल। या फिर आप समझिए बचपन में हम लोग के जब मम्मी पापा पढ़ाते थे तब हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते थे, या फिर हमारे टीचर जब हम लोग को पढ़ाते थे तब हम लोग काफी ध्यान से पढ़ते थे। पर वही पढ़ाई अगर हमारे बड़े भैया या फिर बड़े दीदी हम लोग को पढ़ाते थे तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। तो ये होता है आपका इन्फ्लुएंस ऑन द इफेक्टिवनेस। ये प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो इसके टू वे प्रोसेस है। इसमें मेनली आपके दो जन के बीच में बातचीत किया जा सकता है। तो पहला क्या है? तो पहला आपका लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में क्या होता है? जैसे यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं वो है आपका लीनियर मॉडल, जहां पर स्पीकर आपका मैसेज देता है और लिसनर या फिर रिसीवर जो है उस मैसेज को रिसीव करता है। तो ये हो गया आपका लीनियर मॉडल। फिर आता है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल कब होगा? जब आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करोगे। मान लीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट किया कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये इस चीज के बारे में डाउट है या फिर इस चीज को मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से समझना है, तो वो सब क्या हो जाएगा? वो सब हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। फिर तीसरा आता है आपका इंटरैक्टिव मॉडल। मान लीजिए मैं यूट्यूब में ये जो क्लास ले रहा हूँ वो लाइव है, तो लाइव क्लास में क्या होगा? आप डाउट सॉल्व कर सकते हो कि आपको कोई चीज के बारे में अगर समझ में नहीं आएगा तो आप डाउट उसी वक्त पूछ सकते हो, फिर मैं एक आंसर दूंगा उस डाउट के बारे में, फिर आप बताओगे कि उस डाउट को आपको समझ में आया कि नहीं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली मैं पढ़ाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा इंटरैक्टिव मॉडल। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो पहले आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है? जब मैं खुद से बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब क्या हो जाता है? जब मैं किसी दूसरे आदमी से या औरत से बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इंटरपर्सनल। और फिर आता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंड दूसरा होता है आपका सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप जब हम लोग किसी क्लोज लोग से बात करते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, जैसे हम लोग अपने फैमिलीज में बात करते हैं, तो वो हो गया प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या हो गया? सेकेंडरी ग्रुप हो गया जहां पर हम ऑफिशियल तरीके से बात करते हैं, जैसे अपने ऑफिस मेंबर से, कलीग से या फिर बॉस से हम लोग जो बात करते हैं, तो वो हो जाता है आपके सेकेंडरी ग्रुप। अब देखेंगे हम लोग मास मीडिया। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस है, पर मास मीडिया में ऐसा नहीं होता है। मास मीडिया में क्या होता है? सेंडर जो है वो बहुत जनों के साथ एक साथ बात कर सकता है। बहुत सारे रिसीवर होते हैं उसके मैसेज के, तो उनसे एक साथ बात कर सकता है। जैसे सबसे पहले मास मीडिया क्या आया था? तो प्रिंट। प्रिंट मतलब न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर कोई एक जो सोचता है उसको सभी लोग जान सकते हैं उसके बारे में। आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जब होता था, बहुत सारे हमारे जो नेशनल लीडर थे उनके न्यूज़पेपर्स आते थे। जैसे आपके महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरबिंदो घोष, इनके न्यूज़पेपर्स आते थे और इनका क्या सोच है ये पूरे कंट्री को पता चलता था। तो ये है आपका प्रिंट मास मीडिया। फिर आगे हम लोग रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? ऑडियो। फिर आते हैं हम लोग सिनेमा पे। एक सेकेंड। सिनेमा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो सिनेमा आता था वो आपका वॉइसलेस सिनेमा था। फिर वॉइस ऐड हुआ, पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था, फिर कलर ऐड हुआ, तो ये सब हुआ सिनेमा में। उसके बाद आया आपका रेडियो। ओके। रिकॉर्डिंग और रेडियो में अगर यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए, रिकॉर्डिंग में क्या होता है? हम लोग जब किसी के बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं, और रेडियो में क्या होता है? जब किसी की एक बात को अच्छे तरीके से देखा जाता है और फिर उसको बहुत लोगों तक स्प्रेड किया जाता है। ये होता है आपका रेडियो। और रिकॉर्डिंग में आपके बहुत लोगों को स्प्रेड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर किसी एक पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को सिर्फ वो रिकॉर्डिंग सुनाया जाता है। तो ये हो गया वन फॉर्म ऑफ मास मीडिया। फिर आते हैं हम लोग टेलीविजन पे। टेलीविजन तो आपको पता ही होगा, टीवी। फिर इंटरनेट। इंटरनेट जिसके थ्रू हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन हो सकता है आप शायद मोबाइल पे सुन रहे हो या फिर आप लैपटॉप पे सुन रहे हो। तो ये है फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। यहाँ पर मेनली दिखाया गया कि मास मीडिया का एवोल्यूशन कैसे किया गया था। अब मास मीडिया के कुछ टर्म्स को हम लोग समझ लेंगे। पहले आता है गेटकीपर।
तो गेटकीपर क्या होता है, तो सेंड वो जब एक मैसेज रहता है, वो मैसेज आपके रिसीवर तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, वो जब डिसाइड किया जाता है तब उसे कहा जाता है आपका गेटकीपर। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया, तो उस अच्छे काम को आपके रिसीवर तक सेंड किया जाएगा कि नहीं, उसे कौन डिसाइड करता है, तो सोर्स डिसाइड करता है, इसे कहा जाता है आपका गेटकीपर। या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी नेगेटिव काम कर रहा है, तो उस नेगेटिव काम को आपके रिसीवर तक पहुंचा जाएगा कि नहीं, ये डिसाइड करता है सोर्स, और इसे भी कहा जाता है आपका गेट कीपिंग। फिर आते हैं प्राइम टाइम। तो प्राइम टाइम क्या होता है, प्राइम टाइम होता है जिस टाइम पे आपके मास मीडिया में सबसे ज्यादा रिसीवर होते हैं। अब प्राइम टाइम देखेंगे कि बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल में प्राइम टाइम दिखाया जाता है, और उसमें जो सबसे फेमस होस्ट होते हैं, सबसे फेमस लोग होते हैं उस चैनल के, तभी वो प्राइम टाइम पे आते हैं। प्राइम टाइम में सबसे ज्यादा ऑडियंस मिलता है, और ज्यादातर आप टीवी चैनल्स पे देखोगे तो आपका 9 PM का टाइम जो होता है उसे प्राइम टाइम कहा जाता है, क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ टीवी देखती है उस टाइम पे, तो ये प्राइम टाइम। फिर आते हैं आपके येलो जर्नलिज्म पे। येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या हो गया, येलो जर्नलिज्म में आपका कोई भी न्यूज जो होता है उसे आपका ब्रेकिंग न्यूज, उसे आपका ब्रेकिंग न्यूज दिखाया जाता है, या फिर उस न्यूज को आपका हाईलाइट किया जाता है, उस न्यूज को आपका हाईलाइट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका येलो जर्नलिज्म। फिर आते हैं हम लोग अल्टरनेटिव मीडिया। अल्टरनेटिव मीडिया का मतलब क्या है, जो कि आपका मेन सोर्स ऑफ मीडिया नहीं है, पर दूसरे सोर्स ऑफ मीडियाज है। जैसे कि आपका हो गया यूट्यूब। यूट्यूब में हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, न्यूज चैनल्स के वीडियोस देखते हैं, उसके बाद आपके टीचिंग के वीडियोस देखते हैं, तो ये सब होता है। फिर आपका फेसबुक से देख सकते हैं, आप लोग चाहे तो फेसबुक से देख सकते हैं, इंस्टाग्राम से देख सकते हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका ऑल्टरनेटिव मीडिया। फिर आगे हम लोग पार्टिसिपेटरी मीडिया। पार्टिसिपेटरी मीडिया में क्या होता है, पार्टिसिपेटरी मीडिया में जो पर्सन्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिसीवर होते हैं वो भी न्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब यूक्रेन और रशिया में लड़ाई स्टार्ट हुआ था, आप लोग को याद होगा जब यूक्रेन वर्सेस रशिया, जब सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस जो है आपके यूक्रेन के लोग या फिर रशिया के लोग भेजते थे न्यूज चैनल में कि कैसे हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, या फिर दूसरे कंट्री के लोग कैसे हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेटरी मीडिया, जहां पर जो रिसीवर है वो भी आपका मैसेज सेंड करता है। फिर आगे आपका मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया ये जो है ये आपके बहुत बार आता है। मल्टीमीडिया में जो होता है, मल्टीमीडिया बहुत सारे सोर्सेस को एक साथ मिलाया जाता है। जैसे मल्टीमीडिया में प्रिंट मीडिया, प्रिंट जैसे कि न्यूज़पेपर, फिर ऑडियो जैसे कि आपका रेडियो, फिर आपका है वीडियो। तो पहले साइलेंट सिनेमा आता था, वो सब क्या है, वो सब है आपका वीडियो। फिर टेक्नोलॉजी, ये सब सारे सोर्स को अगर हम लोग मिला देंगे, ऐसे बहुत सारे मीडिया के सोर्स को अगर मिला देंगे तो उसे कहा जाता है आपका मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया अगर हम लोग खुद के एग्जाम्पल से समझे, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कुछ चीजें हैं जो कि टाइप करके दिया हुआ है, कुछ चीजें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो वो सब हो गया प्रिंट। मैं यहाँ पर बात करके आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स के बारे में, तो वो हो गया ऑडियो। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, तो ये हो गया वीडियो। फिर आते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी पे, कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मेरा मैसेज जो है आप लोग तक पहुंच रहा है, तो ये हो गया आपका मल्टीमीडिया। फिर आते हैं हम लोग पब्लिक रिलेशंस पे। पब्लिक रिलेशंस का मतलब क्या होता है, आप लोग कभी सुनोगे PR। पब्लिक रिलेशन टीम्स होते हैं जो कि किसी एक इंसान को पोर्ट्रे करते हैं। जैसे आप सुनोगे, अभी जो बोट के मालिक है, CEO है अमन गुप्ता, शायद उनका नाम है, बोट में अमन गुप्ता है, उन्होंने कहा था कि उनके जो एक्टर रखते हैं वो अपने ब्रांड एम्बेसडर, वो बिल्कुल ही एकदम हम्बल नहीं है, और सिर्फ PR टीम से दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा हम्बल है। तो ये हो गया आपका पब्लिक रिलेशन। या फिर अभी आप सुनोगे कि ग्रीन फ्लैग बहुत बोला जाता है, तो बहुत सारे लड़कों को या फिर हीरोज को अभी दिखाया जा रहा है कि वो ग्रीन फ्लैग है और वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो ये सब होता है थ्रू व्हाट, थ्रू पब्लिक रिलेशन, थ्रू द PR टीम। फिर आते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो आप सबको ही पता होगा कि किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जाने और उसको खरीदें। फिर हम लोग आते हैं नेगेटिव्स ऑफ मास मीडिया। तो पहले आपका मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मैंने जैसे पहले ही बताया था कि किसी को किसी और तरीके से दिखाया जाता है और लोगों को आपका मैनिपुलेट किया जाता है। फिर आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी आप सबको ही पता होगा कि टिकटॉक जो बंद हुआ था वो इसलिए बंद हुआ था क्योंकि वो प्राइवेसी का रिस्पेक्ट नहीं करता था। वो हमारे जो मैसेजेस है, हमारे जो सोर्सेस है और बातचीत करने का तरीका है, कौन लोग किसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये सब आपके दूसरे कंट्रीज को पहुंचाता था, तो इसलिए आपके प्राइवेसी के लिए टिकटॉक को बंद किया गया था। फिर आते हैं हम लोग सिक्योरिटी पे। अब सिक्योरिटी का बात वही प्राइवेसी से आता है। देखिए, अगर किसी को आपका लोकेशन के बारे में हमेशा पता हो,
आपके लोकेशन के बारे में पता हो, या फिर आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ये सब पहले से आपको आपके बारे में पता हो, तो ये सब क्या होता है, हमारे सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है। फिर आता है हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जैसे देखिए, आपका प्रेफरेंस किसी को पता है कि आप लोग क्या पसंद है, कि आपको, चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। ये आपको प्रेफरेंस है पॉलिटिकल पार्टी एक्स, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या करेगा, अगर वो कंपनी चाहती है कि आप एक्स को वोट ना करें, तो वो सारे जो एक्स के नेगेटिव चीज है वो सब आपको दिखाएगा, ताकि आप एक्स को वोट ना करें और आप वोट करें वाई को। इससे क्या होता है, एक कंट्री के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये है आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और फिर लास्ट में आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है, आइसोलेशन में आप कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हो ऑन दैट पर्टिकुलर मास मीडिया, और आप किसी और सोर्स पे बिलीव नहीं करते हो। आप सोचते हो कि ये जो दिखा रहा है वही सही न्यूज है और बाकी सब कुछ गलत है। अब हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, कि कम्युनिकेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल की अगर बात की जाए तो वर्बल का मतलब होता है जब हम लोग बातचीत करते हैं, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, ओरल या फिर सेकंड जो है रिटेन। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, जो बातचीत से कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता, जो बॉडी लैंग्वेज जैसे बातचीत हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला क्या है आपका, पहला है आपका प्रॉक्सिमिक्स, तो ये आपका वीवीआई है। नॉन वर्बल के जितने भी सोर्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। तो पहला क्या है, तो पहला है आपका प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है आपका फिजिकल डिस्टेंस। आप किससे कितने दूरी बना के बात कर रहे हो। जैसे आप अगर किसी को नहीं जानते हो तो आप उससे दूर रहोगे, और आप अगर किसी को पहचानते हो तो आप उसके करीब जाके बात करोगे। तो इसे क्या बोलते बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है आपका प्रॉक्सिमिक्स। फिर आता है आपका पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक मतलब होता है कि आप जो भी स्पीच दे रहे हो, तो उसके सिवाय जो जो चीजें हैं उन स्पीच से सराउंडिंग, उन चीजों को देखा जाता है, जैसे पेस, टोन या फिर लाउडनेस। देखिएगा क्लास में जब भी कोई बातचीत करता है तो टीचर जो है वो जोर से पढ़ाने लगते हैं, अपने जो वॉल्यूम है साउंड का उसको बढ़ा देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है आपका पैरालिंग्विस्टिक। फिर आते हैं काइनेसिक्स पे। काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है, तब काइनेसिक्स का मतलब होता है आपका बॉडी सिग्नल। बॉडी सिग्नल से क्या होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी इसे कहा जा सकता है। जैसे बहुत जन का बॉडी लैंग्वेज बोला जाता है कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। इसे आप बॉडी लैंग्वेज किसी का देख के ही बता सकते हो, इसे हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। फिर आते हैं हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब क्या होता है, जब आप लोग किसी को टच करके कोई बात करते हो। जैसे मान लीजिए किसी के साथ बुरा कुछ एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, पर यहाँ पर मान लीजिए किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, तो हैप्टिक्स में क्या होता है, आप उसके कंधे पे हाथ रख के बात करोगे कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है आपका हैप्टिक्स। फिर आता है क्रोमाटिक्स। क्रोमाटिक्स में क्या होता है, जब हम कलर से कोई बात समझाते हैं। जैसे आप सिग्नल पे देखोगे कि रेड कलर का सिग्नल जब आता है तब उसका मतलब क्या होता है, आपका डेंजर। और ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर का मतलब होता है आपका सेफ। तो ये सब हो गया आपका हैप्टिक्स। या फिर आप देखोगे अगर लड़ाई के मैदान में व्हाइट कलर दिखाया जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, वो सरेंडर कर रहा है। तो ये सब हो गया आपका क्रोमाटिक्स। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अगर देखा जाए तो पहले आता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, मान लीजिए आप है, आपको कोई बातचीत करना है, तो आपको मान लीजिए आप किसी ऑफिस में है, आपको ऑफिस में कोई बात करना है, तो आप बात करेंगे आपके मैनेजर के साथ। आप बात चलिए, ये आप है, ठीक है। आपको कोई बातचीत करना है तो आप बात करेंगे अपने टीम लीडर के साथ। टीम लीडर बात करेंगे आपके मैनेजर के साथ, और फिर मैनेजर वो बात को जो है वो कंपनी के हेड या फिर सीईओ के पास पहुंचाएगा। तो इसी को कहा जाता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, जब एक मैसेज एक जन से दूसरे जन के पास पहुंचता है और फिर फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक जाता है। इसे कहा जाता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। फिर आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप है और ये आपका कलीग है, तो आप लोग में जब बात होगा, आप दोनों में जब एक दूसरे से बात होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर आते हैं हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए
आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, मान लीजिए आप सेल्स में हैं और आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग से बात कर रहे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए अकाउंट्स में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। और दूसरे तरीके का डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है, मान लीजिए आप है और आप किसी ऊपर के सोर्स से बात कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टली अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, ये होता है एक इनफॉर्मल वे में, तो इसे भी आपका कहा जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। फिर आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क पे। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर सबसे पहले देखा जाएगा तो वो है आपका चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में क्या है, हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि आप कुछ बात करेंगे, वो बात जाएगा आपके टीम लीडर के पास, टीम लीडर वो वही बात बताएगा आपको मैनेजर को, और मैनेजर बताएगा कंपनी के हेड को। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसी चीज को आपका बोला जाता है चेन नेटवर्क। फिर आते हैं हम लोग व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में क्या होता है, स्पीकर एक रहता है और उनके सोर्सेस काफी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक है जन है टीम लीडर और उसके अंडर 4 जन काम कर रहे हैं, तो टीम लीडर बताएंगे कि टारगेट क्या है, टारगेट को कैसे अचीव करना है, और टारगेट नहीं मिलने पे क्या पनिशमेंट होगा, या फिर टारगेट मिलने पे क्या प्राइसेस होंगे। तो इसे कहा जाता है आपका व्हील नेटवर्क। फिर आते हैं हम लोग सर्कल नेटवर्क पे। सर्कल नेटवर्क पे क्या होगा, देखिए एक मैनेजर है, यहां पर एक मैनेजर है, मैनेजर क्या कर रहा है, दो जो टीम लीडर है उनसे सिर्फ बात कर रहा है, मैनेजर टीम लीडर से बात कर रहा है। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है आपके टीम लीडर्स। अब टीम लीडर्स जो है वो मैसेज अपने अपने डिपार्टमेंट्स में स्प्रेड कर रहा है, मैसेज या फिर वो इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने कलीग्स को, मतलब कलीग्स बोल रहे हैं जूनियर्स को दे रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, आपका सर्कल नेटवर्क। और ऑल चैनल का मतलब क्या होता है, ऑल चैनल का मतलब होता है जब सभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि फीडबैक क्या है, मंथली वाइज पेमेंट कैसा हुआ, तो जब सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो हो जाएगा आपका ऑल चैनल। फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो चलते रहता है। जैसे आपने किसी से पूछा कि तुम कैसे हो, वो बताएगा कि मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो, फिर आप बताएंगे कि हाँ मैं अच्छा हूँ, और तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है, एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे बातचीत चलते रहेगा। तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो ज्यादातर टाइम पे कॉन्टिन्यूअस होता है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो मेनली आपके 2 वे प्रोसेस होता है, जहां पर एक स्पीकर होते हैं, स्पीकर या फिर आप कह सकते हो सेंडर होते हैं, और एक रिसीवर होता है। तो उनमें मैसेजेस को एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये होता है आपका 2 वे प्रोसेस। फिर जो बातचीत होता है या फिर कम्युनिकेशन हो सकता है वो आपके सिमेट्री में होता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जिन दो लोगों पे सेम लेवल है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्रिकेटर है, तो दूसरे ऐसे किसी बात लोग से बात करेगा जो क्रिकेट खेलता हो, तो इसे कहा जाता है आपका सिमेट्री। इसे कहा जाता है आपका सिमेट्री। फिर आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पर। कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग एक स्टोरी से समझेंगे। सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर का जो उनका टेनिस एल्बो, हाँ सचिन तेंदुलकर का जो टेनिस एल्बो था, उनके बारे में उनको एक होटल के वेटर ने बताया था, होटल के वेटर ने बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक क्रिकेटर को बात कौन बता रहा है, तो एक होटल का वेटर। तो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, जहां पर दोनों जो एक्सपर्टाइज है वो अलग चीजों में है, पर उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम हो सकता है, तो इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। फिर आता है आपका कॉमन लैंग्वेज, कि लैंग्वेज आपका सेम होना चाहिए दोनों में जब कम्युनिकेशन हो रहा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, पर दोनों को वो लैंग्वेज जो है वो समझ में आना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग सब्सटेंस पे। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग जब कोई बात कर रहे हो तब उसका सिर पैर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है आपका सब्सटेंस। फिर आता है आपका जेस्चर। जेस्चर से फिर से आ जाता है हम लोग बॉडी लैंग्वेज पे।
बॉडी लैंग्वेज या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग बॉडी लैंग्वेज से क्या बातचीत कर रहे हैं, आप लोग यूपीएससी का अगर इंटरव्यू देखोगे तो वहां पर जो इंटरव्यू पैनल होता है वो कहते हैं कि 60% जो हम लोग नोटिस करते हैं वो होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे जेस्चर से हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे फॉर्मल होते हैं, नॉन फॉर्मल होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं। तो कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अभी हम लोग कहाँ पर बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उसे ही कहा जाता है आपका कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर कम्युनिकेशन को देखा जाएगा तो 4 टाइप के होते हैं। पहला है आपका फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है कि आप किस जगह पे कौन सी बात कर रहे हो, जैसे आप फिजिकली कौन से जगह में प्रेजेंट हो। जैसे आप फिजिकली क्लास में प्रेजेंट हो, तो क्लास में जब आप प्रेजेंट हो तो श्योरली आप एक तरीके से बात करोगे, आप एक मैनरिज्म को फॉलो करके बात करोगे। तो ये हो गया आपका फिजिकल। और आप दोस्तों से जब बाहर मिलोगे तब दोस्तों से बाहर इनफॉर्मली बात करोगे, तो ये हो गया आपका फिजिकल। फिर होता है आपका साइकोलॉजिकल। इस साइकोलॉजिकल का मतलब होता है आपका माइंड का प्रेजेंस या फिर माइंड कितने चीजों को समझ रहा है। जैसे देखिए, मैं अगर ये क्लास लेता हूं और मैं किसी क्लास जो लेक्चर है वो किसी क्लास 5 के बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो चाहे मैं जितना भी अच्छा पढ़ाऊँ वो चीजों को नहीं समझेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन सही नहीं है, इसका मतलब है साइकोलॉजिकली वो क्लास 5 का बच्चा जो है वो तैयार नहीं है इस क्लास को रिसीव करने के लिए। तो ये है आपका साइकोलॉजिकल। तीसरा अगर देखा जाए कि सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है कि हमारा सराउंडिंग क्या है, हमारे सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत ही दुख का मोमेंट है कि कोई बुरा इंसिडेंट हुआ है और उसी पे सभी बहुत दुखी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर जाके आप कोई जोक बता दो, या फिर मान लीजिए आप हॉस्पिटल में जाके जोक बोलने लगते हो या फिर जोर जोर से हंसने लगते हो, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका सोशल। और चौथा जो है वो आपका हो जाता है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब होता है आपका टाइमिंग, कि कौन से टाइम पे क्या बात करना है, ये होता है आपका टेम्पोरल। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, पहला होता है आपका इमोटिव फंक्शन। इमोटिव फंक्शन क्या होता है, तो आप अपने इमोशंस को दिखाते हो। जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो कोई बात नहीं भाई, बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो ये क्या हो गया, आप उसको सिंपैथी या फिर इम्पैथी दिखा रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। या फिर आप बोल रहे हो क्या, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इमोशन। आप एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हो, मतलब आप सरप्राइज दिखा रहे हो। फिर आते हैं डायरेक्टिव फंक्शन पे। आप जब किसी को कुछ करने के लिए डायरेक्ट करो, जैसे कि आप किसी को बताते हो कि पुट ऑफ द फैन, कि फैन को स्विच ऑफ कर दो। पुट ऑफ तो नहीं होगा, ये तो गलत लिख दिया मैंने, कि स्विच ऑफ द फैन, या फिर ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका डायरेक्टिव फंक्शन। फिर हो गया फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपके बातचीत कोई आइस ब्रेकर होता है। मान लीजिए आप किसी के साथ ऐसे ही बैठे हुए हो और आपको बहुत ऑड लग रहा है, तो आपने बातचीत स्टार्ट करने के लिए बात किया कि आज का वेदर बहुत अच्छा है, या फिर आप पूछते हो कि और तुम्हारे काम में कैसा दिन गया। तो ये सब क्या हो गया, फैटिक फंक्शन। फिर आते हैं आपका पोएटिक फंक्शन। पोएटिक फंक्शन को आपको पता ही है कि पोएट बहुत सुंदर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। शायरी भी आप सुनते होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं और अपनी जो बातचीत है उसे बताते हैं। तो ये हो गया आपका पोएटिक फंक्शन। फिर आ गया आपका कॉन्टेक्सचुअल फंक्शन। कॉन्टेक्सचुअल फंक्शन वही हो गया कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हो, कौन से कॉन्टेक्स्ट में उसको इमोशन को मतलब बता रहे हो। तो ये हो गया आपके कॉन्टेक्सचुअल फंक्शन। और ह्यूरिस्टिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, आप जब किसी चीज को जानना चाहते हो, तो ये हो गया आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन। मान लीजिए मैंने यूनिट 4 आपको पढ़ाया और कोई चीज आपको समझ में नहीं आया, तो उस चीज के बारे में आपके माइंड में डाउट होगा, तो डाउट को आप कैसे पूछोगे, तो डाउट को आप कम्युनिकेट करके ही पूछोगे। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो आपको मैसेज पता होगा और उसे उस क्वेश्चन को आप टाइप करोगे। तो ये क्या हो गया, ह्यूरिस्टिक फंक्शन, किसी चीज को जानने के लिए। फिर आ गए क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या करना चाहिए, तो पहले आपका फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। हम लोग किसको अपने क्लास से समझेंगे, तो पहले है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज में क्या है, देखिए मैंने क्या किया, ये जो है इसके लिए एक टाइप का टेक्स्ट होता है, उसको मैंने डाउनलोड किया, फिर मैंने प्रिंट किया। यहाँ पर जो हेडलाइंस है उनको मैंने बड़ा साइज रखा, इसको मैंने स्मॉलर साइज में रखा, पीछे मैंने एक बैकग्राउंड दिया। तो ये सब क्या है, इसे कहा जाता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। फिर आते हैं मैसेज एनकोडिंग।
तो अगर आप केवीएस मदन सर के किताब को देखोगे तो मैसेज एनकोडिंग के बारे में पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पर इसको मैंने डिसाइड किया है कि इसे मैं 2 वर्ड में प्रेजेंट करूंगा और बाकी मैं समझा दूंगा। तो ये हो गया आपका मैसेज एनकोडिंग। फिर आते हैं मैसेज ट्रांसमिशन। तो मैसेज ट्रांसमिशन में फिर से वही आ गया कि मैंने मैसेज को कैसे ट्रांसमिट किया। जैसे मैंने माइक को यूज किया, फिर मैंने सॉफ्टवेयर को यूज किया, सॉफ्टवेयर ने दिखा ऑडियो वीडियो सही है कि नहीं। तो ये सब क्या हो गया, मैसेज ट्रांसमिशन। फिर आते हैं मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका काम कि मैसेज जो है वो आपको सही तरीके से समझ में आया कि नहीं। और जब आपको समझ में आ गया उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किताब में से जाके इस चैप्टर को पढ़ो, चाहे आप केवीएस मदन सर की किताब से ना पढ़ो पर दूसरे किताब से यूनिट 4 को पढ़ो। आप देखो कि आपको कितना समझ में आया, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, तभी इस वीडियो का फायदा मिलेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका इंटरप्रिटेशन। और फिर अगर आपको कोई भी डाउट्स है और कोई भी क्वेश्चंस है, चाहे मैंने पढ़ाया हो या फिर नहीं पढ़ाया हो, और आपको समझना है, तो फीडबैक में आप मुझे कमेंट कर सकते हो उस चीज के बारे में। यूनिट 4 में आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी चीज के बारे में तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फीडबैक। फिर हम लोग आएंगे नॉइज पे। नॉइज का मतलब क्या हो गया, जो डिस्टर्बेंस होते हैं बातचीत करने में, तो उसे कहा जाता है आपका नॉइज। तो पहले आपका फिजियोलॉजिकल नॉइज। फिजियोलॉजिकल नॉइज का मतलब क्या होता है, जब हम लोग हमारे बॉडी में कुछ इफेक्ट करता है और उसके लिए हम लोग ठीक से बातचीत को नहीं सुन पाते। जैसे फिजियोलॉजिकल नॉइज हंगर, जैसे भूखे पेट में आप ज्यादा ध्यान से किसी चीज को नहीं पढ़ सकते हो, या फिर आपको किसी चीज का दर्द है, आपको मान लीजिए हाथ या पैरों में चोट लगा है, तो उस हालत में आप ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं सुनते हो कि कौन क्या चीज बात कर रहा है, तो उसे कहा जाता है आपका फिजियोलॉजिकल नॉइज। फिर आते हैं हम लोग फिजिकल नॉइज पे। फिजिकल नॉइज का मतलब यही हो गया, मान लीजिए कहीं पे स्पीकर बज रहा है या फिर जो आपके रूम में फैन है उसका साउंड बहुत हाई है, इसलिए आप बात को अच्छे तरीके से नहीं सुन सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब है आपका फिजिकल नॉइज। फिर आते हैं आपका फिजियोलॉजिकल नॉइज। अभी यहाँ पर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नॉइज में डिफरेंस समझिए। फिजियोलॉजिकल नॉइज जो है वो आपका बॉडी में होता है, आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप सुन नहीं सकते हो, तो वो होता है आपका फिजियोलॉजिकल नॉइज। फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज में क्या हो गया, आपके माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको कोई टेंशन है, किसी बात का आपको टेंशन है, या फिर आपका दिल टूट गया, तो ये सब क्या है, तो ये सब है आपका फिजियोलॉजिकल नॉइज। चलिए यह तो जोक था। तो फिजियोलॉजिकल नॉइज यही होता है जब आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए आप ठीक से सुन नहीं पाते हो, जैसे कि आपके दिमाग में किसी चीज के बारे में टेंशन है या फिर आप किसी और चीजों के बारे में सोच रहे हो, तो तब होता है आपका फिजियोलॉजिकल नॉइज। फिर आते हैं हम लोग सिमेंटिक नॉइज पे। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, जब कोई एक ही चीज को 2 तरीके से बोला जा सकता है, जैसे कि आपका नो और नो। नो का मतलब क्या है मुझे पता है, और नो का मतलब क्या है, तो नो का मतलब है नहीं। तो ये दोनों अलग शब्द है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है। इसे कहा जाता है आपका सिमेंटिक नॉइज। इसके लिए आपके जो कीवर्ड जो है एग्जाम में दिए जाते हैं उसे कहा जाता है आपका जार्गन। यहाँ पर डिफिकल्ट चीजों को बताया जाता है किसी सिंपल चीज को समझाने के लिए। फिर देखेंगे प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। टीचर्स को क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं ताकि कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हो पाए। तो प्रोफिशिएंसी रहना चाहिए सब्जेक्ट मैटर पे, सब्जेक्ट का जो है उनको अच्छी तरीके से नॉलेज आना चाहिए। फिर आते हैं अंडरस्टैंड द लर्नर्स, की लर्नर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये क्लास लेता हूँ और क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तब क्लास 5 के बच्चे ये नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उन्हें इन बातों का समझ नहीं है। तो अपने लर्नर्स को समझना चाहिए कि कौन कितना समझता है और किसका क्या एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है। फिर आते हैं डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो अच्छी तरीके से आपको डेवलप करना चाहिए। फिर आते हैं फ्लेक्सिबल अप्रोच। फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप बहुत क्लासेस में देखोगे कि टीचर जो बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, फिर आप जैसे ही डाउट पूछोगे तो वो गुस्सा कर जाता है। तो ये दैट इज नॉट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। फ्लेक्सिबल अप्रोच मतलब होता है कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि आपको अगर उस मोमेंट में कुछ चेंजेस करना पड़ा तो आपको उस मोमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। और बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस। अनबायस का मतलब क्या है कि आपको पहले से कोई नोशन नहीं रखना चाहिए। बायस का मतलब क्या होता है, आप पहले से कोई सोच बना के रखते हो कि ये लड़का जो है वो तो बुरा है या फिर ये लड़की जो है वो तो पढ़ाई में अच्छी है। तो ऐसा कोई नोशन आपको नहीं रखना चाहिए। आपको वहां पर स्टूडेंट को देखना चाहिए और स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए। प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन। प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन, जो आप मैसेज दे रहे हो उसे कैसे डिजाइन करना चाहिए। तो पहला है आपका क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। तो आपका मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए।
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जैसे हम लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, तो यूनिट 4 कम्युनिकेशन को समझेंगे, जो कि आपके केवीएस मदन सर के बुक में लिखा हुआ है पेपर 1 के लिए। तो ऑब्जेक्टिव आपका बहुत क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफाइड होना चाहिए। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब रेलिवेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर प्रॉपरली सीक्वेंस्ड। आप अगर केवीएस मदन सर की किताब देखोगे तो आप देखोगे कि जो जो किताब में लिखा हुआ है मैंने वही चीज को दिया है, मैंने अपने से कुछ ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं किया है। तो वो है आपका प्रॉपरली सीक्वेंस, कि प्रॉपरली आप चीजों को बताओगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, फिर सोर्सेस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, फिर हम लोग ने पढ़ा था मास मीडिया क्या है, फिर हम लोग ने पढ़ा था नेगेटिव्स ऑफ मास मीडिया क्या है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस। मान लीजिए मैं अगर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नेगेटिव्स ऑफ मास मीडिया क्या है, तो आप लोग को कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है मास मीडिया क्या होता है, मास मीडिया कैसे स्टार्ट हुआ था, मास मीडिया से पहले कम्युनिकेशन ही कैसे स्टार्ट हुआ था। तो ये होता है आपका प्रॉपरली सीक्वेंस होना चाहिए। फिर यूज इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो वो इजी होना चाहिए और कोई डिफिकल्ट लैंग्वेजेस यूज नहीं करना चाहिए। फिर मेक यूज ऑफ एग्जाम्पल, तो ज्यादातर जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें एग्जाम्पल्स यूज करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से हम लोग को ज्यादा अच्छी तरीके से बात को समझ में आता है, या फिर टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स। फिर हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स फॉर लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग का आस पड़ोस का जो हालत है उसे कहा जाता है लर्निंग एनवायरनमेंट। मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि आप लोग जहां भी पढ़ाई करो वहां का आसपास का जो सामान है वो सब बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसे प्रॉपरली रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका भाई जो पढ़ाई करने का मन है वो भी अच्छा होता है और आप ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाई कर सकते हो। इससे आप लोग सिर्फ 1 हफ्ते तक ट्राई करो और फिर आप लोग को रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो पहला है आपका नो ओवर क्राउडेड क्लासेस। क्लासेस जो होते हैं उसमें ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, और जितने क्लासेस में एकोमोडेट इजीली हो पाए उतने ही बच्चों को रखना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए। बच्चों से आप लोग को बातचीत करना चाहिए, कि क्लास के बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्लासेस उनको ठीक से समझ में आया कि या फिर उनको कोई डाउट है। एनकरेज कॉपरेशन एंड कंपटीशन, तो बच्चों के बीच में आपको प्रोजेक्ट्स देना चाहिए ताकि उनके बीच में कॉपरेशन बढ़े और कंपटीशन का जो बिहेवियर है उनके बीच में बढ़े। जैसे आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो आपकी क्लास में आपने 10 बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, हर एक ग्रुप में आपके 5 बच्चे हैं। इन 5 बच्चों में जो है, उन 5 बच्चों में क्या होगा, आपका कॉपरेशन बढ़ेगा। इन 5 बच्चे एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे। ये हो गया आपका कंपटीशन। फिर आता है आपका फीडबैक। तो क्लास खत्म होने के बाद अब बताओ कि क्लास कैसा हुआ था, और उनको थैंक यू बताओ कि उन्होंने क्लास को रिसीव किया है। तो ये हो गया आपका फीडबैक। फिर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट तरीके से या फिर खुद के लैंग्वेज में बताते हैं। किसी डायरेक्ट बात को अपने लैंग्वेज में या फिर इनडायरेक्ट तरीके से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बताता है कि आई एम गोइंग टू जंगल। कोई मान लीजिए यहाँ पर हंटर है जो शिकार करने के लिए आपके जंगल गया है। हंटर ने बताया मुझे कि आई एम गोइंग टू जंगल। इसे इनडायरेक्ट तरीके से कैसे बता सकता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ इसे कि शिकारी जो है वो जंगल में गया शिकार करने के लिए। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, या फिर इंग्लिश में इसे कहा जाता है आपका पैराफ्रेजिंग। यही होता है आपका पैराफ्रेजिंग। फिर आता है सिंक्रोनस मीडिया। सिंक्रोनस मीडिया में क्या होता है, जब स्पीकर और आपके रिसीवर सेम टाइम में बातचीत कर सकते हैं, सेम टाइम में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका सिंक्रोनस मीडिया। जैसे यहाँ पर अगर मैं क्लास लाइव लेता तो ये हो जाता है आपका सिंक्रोनस मीडिया। और एसिंक्रोनस मीडिया का मतलब क्या है, एसिंक्रोनस मीडिया का मतलब है जो स्पीकर होते हैं और जो रिसीवर होते हैं वो अलग अलग टाइम पे बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यूनिट 4 पढ़ाया है, यूनिट 4 जो है वो पढ़ा है। अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन करोगे बाद में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एसिंक्रोनस मीडिया, जहां पर एक साथ हम लोग बातचीत नहीं कर सकते। ये हो जाता है आपके रिकॉर्डेड वीडियोस में। फिर आते हैं हम लोग टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट के बारे में अगर बात किया जाएगा
तो हम लोग जब किसी चीज को, रिकॉर्डेड चीज को दूसरे टाइम पे देखते हैं, उसे कहा जाता है टाइम शिफ्ट। तो मैं अगर यहाँ पर टाइम देखूं, एक सेकेंड, तो टाइम शिफ्ट, यहाँ पर अगर मैं टाइम देखूं तो आप यहाँ पर टाइम शायद देख सकते हो कि टाइम हो रहा है 4:32 PM और जनवरी 3rd 2025। तो वहां पर मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये वीडियो जब अपलोड करूंगा तब आप ये वीडियो देख सकोगे एक दूसरे टाइम पे। तो इसे ही कहा जाता है आपका टाइम शिफ्ट। फिर आते हैं हम लोग सर्वेलेंस पे। सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि सर्वेलेंस कैमरास होते हैं जो मतलब हर एक इंसिडेंट पे नजर रखते हैं कि क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं किया जा रहा। फिर आते हैं कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, जब डिफरेंट सोर्सेज से किसी चीज के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए अभी किसी पर्टिकुलर न्यूज के बारे में हमें अगर डिफरेंट सोर्सेज से पता चले तो उसे कहा जाता है कॉन्वर्जेंस। जैसे टीम इंडिया का न्यूज अगर देखा जाए, टीम इंडिया का न्यूज अगर देखा जाए तो ये हमारी कॉन्वर्जेंस से न्यूज पता चल रहा है। जैसे कि हम लोग को न्यूज पता चल रहा है कि रोहित शर्मा जो है वो शायद नहीं खेलेंगे, बॉलर्स जो है वो 5 लिए जाएंगे, बैट्समैन जो है वो 7 होंगे, ओपनिंग जो है वो केएल राहुल करेगा। तो ये देखिए बहुत सारे न्यूज सोर्सेस जो है वो एक साथ मिलकर हमें क्या बता रहे, एक चीज के बारे में, पर्टिकुलर टीम इंडिया के क्या लाइनअप होगा। तो ये होता है आपका कॉन्वर्जेंस। फिर आते हैं हम लोग कम्युनिकेशनल बैरियर्स पे। कम्युनिकेशन बैरियर्स अगर देखा जाए तो पहला होता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल का मतलब हम लोग ने क्या पढ़ा था कि हमारे माइंड में जो होता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका सेल्फ इमेज। जैसे सेल्फ इमेज का मतलब, सेल्फ इमेज का मतलब क्या हो गया, तो सेल्फ इमेज मतलब बहुत बार हम लोग ऐसे चीज नहीं बोलते जो हमारे मन में है और हम लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। फिर आते हैं डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस क्या होता है, जब हम लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं किसी चीज के बारे में। ये ज्यादातर आपके जोक्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोग डिफेंसिव होते हैं कि हम लोग को कोई जोक अगर हमारे ऊपर क्रैक किया जाए तो वो चीज हम लोग को पसंद नहीं होता है, तो वो होता है आपका डिफेंसिवनेस। फिर आते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन पे। वहां पर मैंने जो पहले बताया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी को मान लीजिए आप सपोर्ट करते हो, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर कोई नेगेटिव बात भी कहता है तो उस नेगेटिव बात को आप इग्नोर कर देते हो। तो ये हो जाता है आपका सिलेक्टिव परसेप्शन। उसी से रिलेटेड आपका फिल्टरिंग। मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ पॉजिटिव किया है और कुछ नेगेटिव किया है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव पे ही ध्यान देते हो और नेगेटिव को इग्नोर कर देते हो। तो इसे कहा जाता है आपका फिल्टरिंग। फिर आते हैं लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हो गया, लिंग्विस्टिक होता है आपका लैंग्वेज। फिर आते हैं हम लोग मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या है, तो टेक्निकल। मैकेनिकल बैरियर्स आर द टेक्निकल बैरियर्स। जैसे यहाँ पर आप टेक्निकल बैरियर देख सकते हो, योर बैटरी इज रनिंग लो, तो मुझे यहाँ पर चार्जर जो है वो प्लग करना होगा, नहीं तो मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। ये कमाल की बात है कि मैं जब आपको मैकेनिकल के बारे में पढ़ा रहा था उसी वक्त मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया, तभी मैंने चार्ज पे लगा दिया। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब हो जाता है आपका मैकेनिकल। फिर आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल पे। मैकेनिकल आप इससे भी समझ सकते हो कि आप बहुत बार गए हो और वहां पर माइक सही से काम नहीं करता, या फिर मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका ऑडियो अगर आपको सही से नहीं मिलेगा। ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ऑडियो का। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है ये है आपका मैकेनिकल। यहाँ पर जितने भी आपके ऑप्शंस है सब कुछ है आपके मैकेनिकल। फिर आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल जैसे आप डायरेक्टली अपने ऑफिस के बॉस से या फिर सीईओ जो है उनसे डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते हो, ऐसा कंपनी का नियम है। तो ये सब क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल। और आखिर में आपका फिजिकल। फिजिकल तो हम लोग को बताइए, जैसे स्पीकर या फिर आपका घर के सामने रास्ता है तो रोड का साउंड आ रहा है, नॉइजी रूम है, तो ये सब क्या हो जाता है आपका फिजिकल बैरियर। फिर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बैरियर्स को जो है उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो पहला आपका रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे घर अगर हम लोग का रास्ते पे है, रास्ते के सामने है, तो हम लोग अपना खिड़की और दरवाजा जो है उनको बंद कर सकते हैं ताकि साउंड कम से कम आए। तो ये हो गया आपका रेगुलेशन। फिर आते हैं फीडबैक। फीडबैक में क्या हो गया, आप अगर यहाँ पर कोई फीडबैक दोगे कि सर आपने जो मैसेज दिया वो मुझे क्लियर नहीं है, या फिर आपका साउंड सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो ये हो गया आपका फीडबैक। तो मैं क्या करूंगा, अगली बार जो है वो दूसरा कोई माइक यूज करूंगा। तो ये आपका फीडबैक। फिर आता है सिंपल लैंग्वेज, कि मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ वो सिंपल रखना चाहिए ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। फिर आते हैं लेवल ऑफ नॉलेज। लेवल ऑफ नॉलेज है वही कि मैं अगर किसी क्लास 5 के बच्चे को पढ़ाऊंगा तो वो ये सब नहीं समझेगा, चाहे मैं कितने भी आसान तरीके से पढ़ाऊँ, क्योंकि उसका वो लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है। फिर आते हैं सबसे बेसिक पे लिसन, कि आपको केयरफुली सुनना चाहिए कि
हम लोग को क्या पढ़ाया जा रहा है या फिर स्पीकर जो है वो क्या बताना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। फिर आते हैं कंट्रोल इमोशंस, कि अपने इमोशंस पे जो है हमें कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कभी जो होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं, किसी टीचर से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, या फिर हम लोग किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं, तो हमारा लिस्निंग स्किल जो होता है वो अच्छी तरीके से नहीं डेवलप किया जा सकता है। तो हमारे इमोशन जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। और सेवेंथ है आपका बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज तो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। हम लोग जो बातचीत करते हैं उसमें 60 to 70% देखा जो जाता है वो आपके बॉडी लैंग्वेज पे इफेक्ट करता है। और दुनिया के सारे जो स्पीकर होते हैं आप ध्यान दीजिएगा कि उनके बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए वो अच्छे स्पीकर हो पाते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट्स है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।